हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोगों का मैं कमेंट पढ़ा। बहुत लोगों ने कहा कि सर कंटिन्यू कीजिए, वीडियो जो आपका बाकी है कंप्लीट करा दीजिए 1 to 80। ये जो है आपका फोर्थ पार्ट है। तो जो पहले से वीडियो देख रहे हैं, मेरा 1 to 80 मैंने सीरीज बनाया था जिसमें 20-20 करके मैं डिवाइड कर दिया था 4 इक्वल पार्ट्स में। तो अभी हम लोग चलेंगे 1 to 20, ठीक है, जिसमें द फर्स्ट 10 क्वेश्चंस आर टेकन फ्रॉम लिटरेचर पार्ट। आई होप लिटरेचर ना आए, नहीं ही आएंगे, मुझे भी उम्मीद है शायद नहीं आएगा, बट 10 क्वेश्चन कर ही लेते हैं, कुछ जान लेते हैं, क्या दिक्कत है। जो लिटरेचर वाले हैं वो तो जान ही रहे होंगे, है ना। आप लोग का सब्जेक्ट यू आर गोइंग टू अपियर फॉर इंग्लिश पेपर, तो जो इंग्लिश पेपर देने वाले 80 मार्क्स यदि जान ही लेंगे 10 क्वेश्चन तो कोई बहुत बड़ी मुसीबत नहीं आ जाएगी। मैं थोड़ा फास्ट करूंगा, ठीक है, सो डोंट वरी, आई वोंट टेक योर मच टाइम। सी, हु रोट द पोएम कोयल? ओके, याद है, आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में, 10th क्लास के बिहार बोर्ड में दिया हुआ है। ये सारा जो है राइटर्स मैंने वहीं से उठाया है, ठीक है, क्लियर। देखिए, पोयम कोयल, ये आपका इट वॉज रिटन बाय पुरान सिंह, ठीक है। ही वॉज ए पंजाबी पोएट, पंजाबी पोएट थे इनका। मैं लिख सकता हूं द पंजाबी पोएट। एक्चुअली ही वॉज ऑल्सो नॉन एज प्रोफेसर पुरान सिंह, ठीक है। ही रिसीव्ड मेनी अवार्ड लाइक साहित्य अकेडमी अवार्ड एंड देन पद्म भूषण। चलिए, तो अगला पढ़ते हैं। तो ये था आपका कोयल का, जो कि 10th में आप लोग पढ़े हैं, पुरान सिंह का कोयल। उसमें डिस्कशन है, खैर डिस्कशन की जरूरत नहीं है। देखिए, लियो टोल्स्टॉय, ये भी उसी से है। लियो टोल्स्टॉय भी इसमें पढ़े होंगे। द लिटिल गर्ल इज वाइजर देन मैन, याद है, लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन। दूसरा, हुमायूं कबीर का पढ़े होंगे, क्या पढ़े हुमायूं कबीर का? शायद द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर पढ़े, याद आया कुछ? चलिए, अगला जो है विलियम कॉपर का, ये भी आपके 10th बुक से ही लिया गया है। विलियम कॉपर का ये है जिसमें आप लोग पढ़े होंगे गॉड मेड द कंट्री, हु मेड, गॉड मेड द कंट्री। तो मैंने देखे चारों को बस एक्सप्लेन कर दिया, अब इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। कम से कम आपको याद रहेगा ना कि राइटर आ गए, लिटिल गर्ल्स आर वाइजर देन मैन किसकी है? लियो टोल्स्टॉय की। द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर इसकी है। और एक तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, महात्मा गांधी, वो तो याद ही होगा आप लोगों को। विलियम कॉपर, गॉड मेड द, तो दीज आर द, ये आपका राइटर, इधर राइटर्स नेम है और उनके कविताएं या लेख जो कि इधर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पुरान सिंह के बारे में जान गया, और अधिक जानकारी चाहिए क्या? नहीं ना, चलो ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिएटर ऑफ एलिजाबेथन एज? ये देखिए, एलिजाबेथन एज, इसका जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिएटर कौन था? ये सारे थिएटर ना सभी इंग्लैंड में ही है, सभी आउटसाइड ऑफ द सिटी। द ग्लोब, ये भी इंग्लैंड लंदन में है, लंदन में। सही आंसर हो जाएगा आपका, बताइए, ऑप्शन नंबर ए, द ग्लोब। इसकी कहानी ये है कि थिएटर जो है, हाँ, थिएटर जो है दो लोगों, ये करीबन सारा थिएटर ना आपको मिल जाएंगे 1500। ये एक्चुअली द ग्लोब जो है ओपन हुआ था, इट वाज 1577, ठीक है, आउटसाइड ऑफ द सिटी ऑफ लंदन। क्लियर? तो आपका सही आंसर है। दूसरा, द थिएटर, ये भी काफी फेमस रहे, इसमें भी विलियम शेक्सपियर्स के
ये चला था विलियम शेक्सपियर का आपका प्ले सब इसमें चला था। तो ये सभी जो है थिएटर हम लोग बात कर रहे थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिएटर, तो वो क्या है, द ग्लोब। चलिए अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, हु फिनिश्ड मार्लोस अनफिनिश्ड प्ले डीडो। अब ये मार्लो का सबसे पहले पूरा नाम जान लीजिए, कौन थे, क्रिस्टोफर मार्लो। और ये ना क्रिस्टोफर मार्लो और थॉमस नैश दोनों मिल करके काम कर रहे थे, ठीक है। तो उनका जो है डेथ हो गया 1593 में। किनका डेथ हो गया, 1593 में क्रिस्टोफर मार्लो का डेथ हो गया। तो फिर ये उनके फ्रेंड हो गए थॉमस नैश, इन्होंने उसको पूरा कर दिया 1594 में, याद रहेगा। सो करेक्ट आंसर इज थॉमस नैश। चलिए अगला बढ़ते हैं। आई वोंट टेक मच देन 10 मिनट्स, बस हो जाएगा, बहुत ज्यादा नहीं टाइम लगेगा आपका। ओके, द सोनेट फॉर्म वाज इंट्रोड्यूस इन इंग्लैंड बाय, सबको पता है सोनेट जो है विलियम शेक्सपियर के भी द्वारा लिखे गए हैं, बहुत सारे सोनेट है। तो सबसे पहले इसका आंसर देखिए क्या, द सोनेट फॉर्म वाज इंट्रोड्यूस, इट डजंट मीन दैट विलियम शेक्सपियर के सोनेट की बात हो रही है। किसके द्वारा इंट्रोड्यूस हुआ था सोनेट, बताइए। ये हुआ था, इनका पूरा नाम था सर थॉमस वेट, ठीक है। और इस सबसे पहले सोनेट का आप जान लीजिए, व्हाट डज इट मीन, द सोनेट, द सोनेट, ये थे क्या, जो कि वेट, ये WAT वेट इनका पूरा नाम, उसमें भी आगे थॉमस लगा हुआ है। देखिए, तो सोनेट जो है ये 14 लाइन्स की पोयम है, 14 लाइन्स पोयम। पूछा जा सकता है, बहुत बार पूछा भी है, ठीक है, व्हाट इज द सोनेट। तो सोनेट क्या है, 14 लाइन्स पोयम है। ये दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया गया है पोयम को। एक 8 लाइन्स में, इट इज कॉल्ड ऑक्टेव, एंड सेकेंड जो कि 6 लाइन्स में है, इसको बोला गया है सस्टेट, सस्टेट नहीं, SES होगा, सॉरी, सस्टेट। क्लियर है, गॉट इट। So the sonnet is 14 lines poem. It is divided into 2 parts. The octave, it's 8 line, and the sestet, that is 6 line. इतना information काफी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। So it was introduced by Thomas Wyatt. अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, धर्म युद्ध इज रिलेटेड टू, आप इसे धर्मा युद्धा भी पढ़ सकते हैं। इट वॉज रिलेटेड टू, पढ़े होंगे अभी 9th 10th 11th 12th के बुक में तो है, मुझे याद है, बहुत पहले मैं पढ़ा था, 10 साल पहले शायद, ठीक है। ये धर्मा युद्ध क्या है, इसमें कॉन्वर्सेशन है अपने पेरेंट्स के साथ। एक लड़की जो है बात करती है कि व्हाट इज द लाइफ एंड व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन। तो लड़कियों के बारे में, किसके बारे में, ऐसा नहीं कि धर्म युद्ध लगा देना रिलीजियस, बिल्कुल गलत। मलाला के बारे में भी नहीं है, बॉयज के, किसके बारे में, इट इज ऑल अबाउट गर्ल्स। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रहेगा, धर्म युद्ध रिलीजियस नहीं है, चैप्टर है, उसमें अच्छे से एक कॉन्वर्सेशन है, पढ़िएगा, मजा आ जाएगा आपको पढ़ करके। वो रियल लाइफ की तरह ये करती है, बताती है, लड़के अपने मम्मी पापा से पूछती हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, जॉन मिल्टन वॉज बॉर्न इन। अब कौन कहाँ जन्म लेता है, कितना याद करोगे, चलिए एक याद कर लीजिए। सो जॉन मिल्टन काफ़ी फेमस है, जब फेमस राइटर को तो याद कर ही लीजिए, ब्रेड स्ट्रीट इन लंदन। गॉट इट। बाकी सबके जानने की जरूरत नहीं है, कि याद कर लीजिए जॉन मिल्टन का, ठीक है। नाम रहता तो मैं बाकी सबका भी बता देता। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वीमेन इज नोन एज द माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ। अब इसको याद कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है ये, तो आप 1 सेकेंड में बोले तो याद कर सकते हैं। देखिए, राइट ऑफ वेमेन, ये बात आई तो लगा दीजिए डायरेक्ट फेमिनिज्म,
फीमेल से रिलेटेड हो गया फेमिनिज्म, रोमांटिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म और नियो क्लासिसिज्म जो बिल्कुल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी फेमिनिज्म। डन, चलिए आगे बढ़े, चलो इधर आ जाओ भाई। ओके, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 8, हु वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ ऑक्सफोर्ड मूवमेंट। देखिए ऑक्सफोर्ड मूवमेंट था क्या, ये भी आपके इंग्लैंड से ही रिलेटेड है, जहां की चर्च में ही, इट इज रिलेटेड टू चर्च, बस कैथेड्रल चर्च याद रख लीजिए, उसी से एक मूवमेंट था जिसके पार्ट कौन नहीं थे, वॉज नॉट द मेंबर, ये तीनों मेंबर थे, ठीक है। थॉमस हसले, क्या है, थॉमस हसले, इसको थॉमस, स्पेलिंग ठीक है ना, हाँ थॉमस हसले, ठीक है। ये स्पेलिंग यदि एक्स मुझे यहाँ थोड़ा लग रहा है, कोई बात नहीं। तो हु वाज नॉट द मूवमेंट मींस ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के मेंबर कौन नहीं थे, थॉमस हसले मेंबर नहीं थे। इनके कई चिल्ड्रन थे, उसमें सब में ऐसे नाम लगा हुआ, हसले हसले कर करके, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं, बस 7 8 9, माफी चाहूंगा ये थोड़ा डिस्टर्बेंस के लिए। ओके, विलियम शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन, जान लीजिए इंग्लिश जो पढ़ते हैं विलियम शेक्सपियर का तो प्ले पढ़े ही होंगे, इनके ड्रामा प्ले पोएम्स बहुत कुछ पढ़े होंगे। तो इनका बर्थ कब हुआ था, देखिए इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। 1616 में, ये जो है मीन्स ही वॉज डाइड इन 1616, वो बोर्न नहीं हुए थे, ठीक है। इसमें एग्जाम में अक्सर गलती लोग कर देते हैं, उनका डेट ऑफ बर्थ ए था 15, ये था बोर्न इन 1564, याद रहेगा 1564। ये 1869 किनका है, गांधी जी का, महात्मा गांधी, ठीक है। 1600 का होंगे कोई और, छोड़ दीजिए। तो ये दोनों याद रख लीजिए, उनका मीन्स बर्थ और उनका डेथ, क्लियर है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अबू बिन आदम पोएम इज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया, अबू बिन आदम पोएम पढ़े होंगे भी, इसमें देखे आपको याद होगा जो लोग पढ़े होंगे, पोएम बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो एक ड्रीमिंग मतलब स्वप्न में देखता है, याद है ड्रीमिंग वाला पोएम, कि उसके सामने एक एंजल प्रकट होती है या फिर एक देवदूत प्रकट होते हैं, उसकी पूरी हिस्ट्री बताता है क्या क्या अच्छा काम किए, सब तोलना शुरू करते हैं, एक साइड बुरे कर्मों को और एक साइड अच्छे कर्मों को, याद आया। चलिए, तो इट वॉज रिटन बाई लेई हंट, ऑप्शन नंबर डी, अबू बिन आदम वॉज रिटन बाई लेई हंट, याद आ गया। चलिए, बस ये था हमारा लिटरेचर का पार्ट। अब आगे जो है वी हैव 10 क्वेश्चंस, मींस दैट इज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 10 to 20, ये आपके लैंग्वेज स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, देख लीजिए, ग्रामर से क्वेश्चन है। ऐड क्वेश्चन टैग, सब लोग पढ़ लिए क्वेश्चन टैग, गलती नहीं होगी, मैंने खुद स्पेशली डिजाइन किया है, हाँ, लेकिन जो एग्जाम में पूछा जाता है उसी बेस पे, ऐसा नहीं कुछ भी उठा के दे दिया। सी, रिंग द बेल, नॉर्मल तो सब लोग पढ़ा जान लेते हैं। क्वेश्चन टैग होता कैसे, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, मैं पढ़ता हूं ना, मैं खाता हूं ना, मैं नहीं खाता हूं ना, तो ये जो हूं ना जो लग रहा है ना, मतलब क्या, क्वेश्चन में हम आंसर बता रहे हैं, अगले व्यक्ति को बता रहे, मैं पढ़ता हूं ना, मतलब सच में, गॉट इट। तो उसी तरह वाले को क्या बोलेंगे, क्वेश्चन, मैं पढ़ता हूं, वो सेंटेंस हो गया, हूं ना जो लगा दिए क्वेश्चन टैग है। देखिए रिंग द बेल, ये आपका सेंटेंस है, बस इतना ही, इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो इस तरह के सेंटेंस ना आप दो तरह से बना सकते हैं, पॉजिटिव भी बना सकते हैं, निगेटिव, एक्चुअली है तो पॉजिटिव, रिंग द बेल, बेल बजाओ ना। चलिए, तो ऑप्शन हो जाएगा विल यू। दूसरा देखिए, विल यू और वॉन्ट यू, बेल बजाओगे ना, इस तरह से पूछ रहे हो उसको, जब भी अगला को बोल रहे हैं जाओ, तो ऑर्डर की तरह दे रहे हैं इंपेरेटिव में, तो उसको क्या बनेगा, जब भी आप बनाएंगे तो विल यू या वॉन्ट यू दोनों बना सकते हैं। अगला वॉन्ट यू ऑप्शन में नहीं है, यदि ऐसा आ गया बीपीएससी में और ऑप्शन नंबर 1 दे देता मोर देन 1, तो ध्यान रखिएगा विल यू और वॉन्ट यू दोनों सही है, गॉट इट, क्वेश्चन मार्क रहेंगे, खैर यहां दिया हुआ, गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं।
यदि मैं ज़्यादा समय ले रहा हूं तो ज़रूर कमेंट करके बताइए, जैसे कुछ ने कहा कि सर ठीक है अगला पार्ट जो है आप जारी कर दीजिए, बता दीजिए, किसी ने पूछा एक सिंथेसिस समझा दीजिए, सेंटेंस में बता दीजिए कौन सा कॉम्प्लेक्स है, कौन सा कंपाउंड है, क्या है। चलिए मैं उसके लिए भी वीडियो लेकर आ रहा हूं तुरंत। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, बड़ा मस्त है। सब लोग बार बार इसको लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ETC, ETC ऐसे लिख के डॉट लगा देते हैं। क्या होता है फुल फॉर्म, लगाइए तो, एटसेट्रा, एक्सेट्रा, एटसेटेरा, एटसेट्रा। चलिए एटसेट्रा तो बोलते हैं हम लोग, कौन सा सही स्पेलिंग है? सब लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए में, एटसेट्रा गलत है, सही है आपका एटसेटेरा, ETC, इस दोनों में है ETC। देखिए अच्छा 3 में है, चार सब में ETC है, वाह। चलिए तो हो गया ETC, एट सेट एडा एटसेट्रा, हो गया। ETC का फुल फॉर्म जान गए। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर, बस 5 मिनट, ज़्यादा नहीं लगेगा, इस 20 पार्ट में बहुत कम है आपके पास, और 13 से 20 तक है। जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, इट विल बी इनफ फॉर मी टू कंप्लीट। अगला देखिए, शी बैरली लेफ्ट द रूम वेयर द रूफ फेल इन, अच्छा सॉरी, व्हेन द रूफ फेल इन, जैसे जब यानी छत गिरा, वो शी बैरली लेफ्ट। अब बैरली जो है ना, ये इंडिकेट करता है, जैसे इसमें क्या करना है, अच्छा एडवर्ब बताना है कि एडवर्ब ऑफ टाइम है, डिग्री, फ्रीक्वेंसी, दोनों में जान लीजिए। देखिए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और डिग्री, टाइम तो है नहीं, ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर भी नहीं है, गॉट इट। टाइम, फ्रीक्वेंसी और डिग्री, ये दोनों में थोड़ा सा डाउट आपको लगता होगा, जरूरी नहीं लगेगा। फ्रीक्वेंसी मीन्स दैट टेक्स प्लेस रिपीटेडली, जो हमेशा लेता है, जल्दी जल्दी, जैसे वह हर संडे को प्रेयर के लिए जाती है तो फ्रीक्वेंटली है, बार बार किसी काम को करना फ्रीक्वेंटली है, ठीक है। और एडवर्ब ऑफ डिग्री जो है ना, डिग्री मतलब एक एक्सट्रीमली शब्द के लिए इस्तेमाल होता है, वेरी, जैसे हो गया बैरली, हाईली, एक्सट्रीमली, ऐसा जो रह गया ना तो आप लगाएंगे एडवर्ब ऑफ डिग्री, गॉट इट। बाकी यदि कंफ्यूजन है तो पढ़ लीजिएगा एक बार फिर से एडवर्ब, क्या दिक्कत है। चलो नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 14, शी स्लेप्ट साउंडली, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द अंडरलाइन वर्ब। सो हमें वर्ब पता करना है, शी स्लेप्ट, शी स्लेप्ट, ए रहा आपका, अब तो जान ही रहे हैं V2 है, कोई दिक्कत। कैसे सोई, साउंडली, तो ट्रांजिटिव तो नहीं है, उसमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट साउंडली नहीं है। अब रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, वर्ब ऑफ द कंप्लीट प्रेडिकेशन नहीं, प्रेडिकेशन, ओके। ये जो है शी स्लेप्ट साउंडली, वो है इनट्रांजिटिव वर्ब। आप हिंदी में पढ़े होंगे सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, इसमें जो साउंडली है वो क्रिया, ये अकर्मक सकर्मक, इसको देख करके हम लोग लगाते हैं, जैसे मैं फल खाता हूं, व्हाट डू आई ईट, फ्रूट, तो तब क्या हो जाता, ट्रांजिटिव, तो ये आपका क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब। चलिए नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 15, आई शैल टेलीफोन यू, यस, कंफ्यूज मत होइएगा, टेलीफोन का मीनिंग, टेलीफोन का मतलब भी आई विल कॉल यू, व्हेन ही डैश बैक, तो मैं फोन करूंगा जब वह, क्या, हैज कम, कम्स, विल कम। देखिए जब वह आएगी, फ्यूचर में नहीं बनाएंगे हम लोग, किस में बनाएंगे, जब वह, तो एक सिंपल फ्यूचर में दिया हो ना, आई विल कॉल यू, उसलिए हम लोग बनाएंगे ऑप्शन नंबर बी, व्हेन। हाँ यहाँ कैसे आपको पता चलेगा सिंपल फ्यूचर हम लोग नहीं बनाएंगे, ये व्हेन रिलेट कर रहा है ना, जब वह आएगी नहीं, मैं फोन करता हूं कब, व्हेन ही कम्स बैक, गॉट इट। तो जब भी व्हेन वाला सेंटेंस लग रहा है ना, नॉर्मली सिंपल प्रेजेंट में कर दीजिए, वो भी फ्यूचर इंडिकेट करता है, ठीक है। जब वो आती है तो मैं फोन करता हूं, मैं फोन करूंगा, ठीक है। सो व्हेन ही कम्स, गॉट इट। चलिए अगला है ऑप्शन नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 16 to 20, 16, 17, 18, 19, 20, 5 क्वेश्चंस है। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द फोर ऑप्शन है, इसमें आपको करना, आई कैन इमेजिन नो प्लेस इंटरेस्टिंग देयर देन ए रेलवे स्टेशन।
क्यों, रेलवे स्टेशन से ज़्यादा इंटरेस्टिंग कोई जगह नहीं है। सब लोग गए होंगे रेलवे स्टेशन, गए हैं ना। ओह, मैं साइड हो जाता हूँ, देख लीजिए ताकि आराम से आप देख लीजिए क्वेश्चन, टिक लगा लीजिए, वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। बन रहा तो ठीक है, नहीं बन रहा तो फिर एक्सप्लेनेशन और आंसर तो सुनेंगे ही। आई कैन इमेजिन नो प्लेस इंटरेस्टिंग, जब इस तरह की बात हो तो एज इंटरेस्ट, देखिए देन दिया हुआ, इसका मतलब कंपैरेटिव है। कंपैरेटिव में एक तो बेटर है और मोर है, ये दोनों ऑप्शन तो होगा नहीं। ध्यान दे रहे हैं, एज नहीं होगा। देखिए दिया हुआ इंटरेस्टिंग दैन, तो बेटर दैन रेलवे स्टेशन या इंटरेस्टिंग में हो जाएगा मोर इंटरेस्टिंग दैन, तो यहां रहना चाहिए मोर इंटरेस्टिंग, बट इधर दे दिया जाएगा। कोई बात नहीं, आंसर तो वही रह जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, प्लेस इंटरेस्टिंग मोर देन रेलवे स्टेशन। आई कैन इमेजिन नो प्लेस, सच में मजा आ जाता है रेलवे स्टेशन पर, बस थोड़ा साफ सुथरा होना चाहिए। चलो ओके, अगला है, ये किससे है, शी डिड नॉट अप्रूव, ये आपका है अप्रूव कैरी करता है अप्रूवल विथ, लेकिन शी डिड नॉट अप्रूव डैश माई गोइंग अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज, यहां कुछ नहीं होगा, गलती से गैप छूट गया। शी डिड नॉट अप्रूव, वो मतलब मुझे इजाजत नहीं दी अब्रॉड जाने के लिए, ठीक है। तो आप यहां से आप पढ़िए, माई गोइंग क्या हो जाएगा, अबाउट माई गोइंग, ओवर माई गोइंग, विथ माई गोइंग, ऑफ माई गोइंग। ऑफ और विथ का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, अबाउट माई गोइंग कर सकते हैं, ओवर। अब इस दोनों में देखिए क्या है, शी डिड नॉट अप्रूव ओवर माई गोइंग, तो अप्रूव के साथ यहां क्या आ रहा, ओवर, अबाउट के लिए होगा, और ओवर भी, तो यहां किसी रीजन इसको दे रहा है फॉर फर्दर स्टडीज, तो क्या हो जाएगा, अप्रूव ओवर माई गोइंग अब्रॉड फॉर फर्दर, अप्रूव ओवर। और एक होता अप्रूवल विथ, किसी से कंसाइनमेंट, वो भी जो है किसी से इजाजत लेने के लिए दिया जाता है, अप्रूवल विथ, ठीक है, वो भी प्रीपोजिशन उसमें साथ साथ जाता है। चलिए अगला है 18, शी डैश बिकॉज शी हैड बीन वेटिंग फॉर यू एन आवर, अब वह गुस्सा थी कि गुस्सा है क्योंकि बहुत देर से इंतजार कर रही थी, बहुत देर आई मीन 1 घंटे से, कितनी देर से, शी हैड बीन वेटिंग फॉर यू एन आवर। सोच लो 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट में फिर 60 सेकेंड, 3600 सेकेंड आपका इंतजार की है, तो गुस्सा है या होगी, होगी तो बिल्कुल नहीं, पक्का है, तो फ्यूचर वाला हटा दीजिए, शी विल बी एंग्री नहीं, शी शैल बी नहीं। अब ये दोनों में देख लीजिए, अभी गुस्सा है कि गुस्सा थी, जब शी हैड बीन वेटिंग, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वो इंतजार कर रही थी, यानी गुस्सा थी, अभी है नहीं, तो शी वॉज एंग्री। गॉट इट। चलिए अगला है, बस 2 क्वेश्चन है, 1 मिनट और। He decided to dash his matrix examination in order to get a higher score। हाँ, बहुत स्कोर कम आने की वजह से हो सकता है एग्जाम दिए होंगे दोबारा, तो दोबारा एग्जाम देना होना चाहिए, रीअपियर, सॉरी, हाँ क्या होना चाहिए, रीअपियर, बहुत बार पढ़े होंगे, रीअपियर मीन्स दोबारा एग्जाम देना, दोबारा अपीयर होना, लेकिन ये ऑप्शन गलत है। लो, रीमेक तो कोई सवाल ही नहीं उठता, रीडू उसको कहते हैं जो किसी चीज को दोबारा करते हैं, ये भी नहीं। अब इस दोनों में देख लीजिए, खैर आंसर तो पता चल ही गया, रीराइट, लेकिन जान लीजिए एक्सप्लेनेशन। एक और क्वेश्चन है, रीराइट और रीअपियर में डिफरेंस क्या है। रीअपियर ऐसे रहता, ही डिसाइडेड टू रीअपियर इन मैट्रिक एग्जामिनेशन, यदि हट जाता, हो जाता इन एग्जामिनेशन, तब क्या हो जाता, रीअपियर इन एग्जामिनेशन, बट यहां दिया हुआ ही डिसाइडेड टू दैट हिज मैट्रिक एग्जाम, तो अपने मैट्रिक एग्जाम दोबारा लिखना चाहता है, तो ही वांट्स टू राइट, तो ही डिसाइडेड टू रीराइट हिज मैट्रिक। गॉट इट। रीअपियर पता चल गया डिफरेंस, यदि यहां रहता सिर्फ इन, ही डिसाइडेड टू रीअपियर इन एग्जामिनेशन, इन एग्जामिनेशन में वो बैठना दोबारा चाह रहे थे, लेकिन ये दोबारा चाह रहा था या डिसाइड किया था कि दोबारा बैठे, बट यहां बैठने की बात नहीं, वो एग्जाम को दोबारा लिखना चाह रहा, टू गेट ए हायर स्कोर।
तो सही आंसर क्या हो जाएगा? रीराइट. गॉट इट? ओके, दिस इज द लास्ट. आयन इज डैश यूजफुल मेटल. हाँ, मैंने इसे आयन पढ़ा, कंफ्यूज मत होइएगा. द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज आयन ओनली. जिसे आप आयरन बोलते हैं, जिसे आप आयरन बोलते हैं वही क्या है? आयन. आयन. आजकल तो गूगल बाबा मेहरबान है, कुछ भी पूछिए बता ही देंगे. तो एक बार सर्च मार लीजिएगा, व्हाट इज द करेक्ट प्रोनाउंस. करेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, लिख दीजिएगा प्रोनाउंस आयन, IRON. जिसे आप लोहा के नाम से जानते हैं, सच में यूजफुल मेटल है, इसमें भी बहुत सारा आयन इस्तेमाल किया गया है. चलिए, सो आयन इज डैश यूजफुल मेटल. इसमें क्या करना है? AN और द लगाना है. ये चलो हिंट दे दिया, बनाइए. जो लोग लगाए हैं एन, बिल्कुल गलत है. द भी गलत है. सही जवाब है आपका ए. आयन इज अ पढ़िए या ए पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है. सो आयन इज अ यूजफुल मेटल. अब यहां देखिए, यूजफुल बहुत बार आप लोग पढ़े होंगे. इट गोस विद द sounds, it goes with the sounds like it goes with the vowel sounds and consonant sound. तो ये आपका है लेटर है वाउल. ये भी, इसका भी प्रोनाउंसिएशन चेक कर लीजिएगा. इट्स नॉट वावेल, इट्स वाउल. क्या है ये? वाउल. ठीक है, इट्स वाउल. जिसे आप वोवेल पढ़ते हैं वही. तो आप फर्स्ट लेटर सिर्फ मत देख लीजिए, यूजफुल को आप हिंदी में लिख कर देखिए ऐसे, यूजफुल. गॉट इट? व्हाट इज द फर्स्ट साउंड और द फर्स्ट लेटर दैट यू गेट इन हिंदी? य. यदि इंग्लिश में कोई समझाएंगे आपको तो ऐसे समझाएंगे, यूजफुल. YU करके बताएंगे आपको. सो दैट कम्स, दैट गिव्स योर कॉन्सोनेंट, consonant sound, not a vowel sound. Got it? So what would be here? Iron is a useful metal. So कैसी लगी मेरी एक्सप्लेनेशन? मजा आया 1 से 20 तक में? जो 10 आपने पढ़ा है लिटरेचर पार्ट का, गुस्सा मत होना, मैंने 10 बना दिया ताकि कुछ जानकारी आपको मिल सके. ठीक है? नहीं पसंद है जल्दी जल्दी उसको 10 को भगा लीजिए, बाकी पढ़ लीजिए. ठीक है? ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. और जो भी बाकी कुछ पढ़ना चाह रहे हैं, आपको जिस चैप्टर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन में दिक्कत है, कृपया कमेंट कीजिए, मैं जरूर बताऊंगा. ठीक है? जैसे कुछ नहीं बताया सिंथेसिस का सेंटेंस के बारे में, मैं पक्का उसके लिए वीडियो बनाऊंगा. ठीक है? सो स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू आर न्यू टू माई चैनल एंड सपोर्ट मी. I may be helpful for you. Thank you. God bless you all.